अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गांधी असैसिनेशन डे, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 30 जनवरी को दिल्ली के बिरला हाउस में गांधी जी का कत्ल हुआ था। और यह कत्ल एक आम कत्ल नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक सोच थी, एक प्लान था और एक पूरा सिस्टम था जो काम कर रहा था गांधी जी के कत्ल के लिए। और यह सिस्टम जो है अभी से नहीं, मतलब उस आज़ादी के बाद से नहीं, 1948 से नहीं, उससे पहले से शुरू हो चुका था। यानी हिंदू महासभा और आरएसएस के नाम से ये काम कर रहे थे, उन लोगों के खिलाफ काम कर रहे थे जो इंसानियत की बात करते थे, जो बराबरी की बात करते थे, जो कम्युनल हार्मनी की बात करते थे और जो गरीबों के साथी बनते थे, गरीबों के साथ होते थे, कमजोरों की आवाज़ उठाते थे, मजलूमों की आवाज़ उठाते थे। उन सारे लोगों के खिलाफ ये पार्टी पहले से काम कर रहे थे। और गांधी जी जब अफ्रीका से लौटकर इंडिया आए, उसके बाद जो खिलाफत आंदोलन का उनको चेयरमैन बनाया गया, ये भी मुसलमानों के सपोर्ट से ही उनको बनाया गया, सपोर्ट से ही बना है। और इनके ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आरएसएस और हिंदू महासभा के लोगों को हजम नहीं होता था। फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ें जैसे कि कम्युनल हार्मनी के लिए वो काम करते थे जो इनको नहीं पसंद था, और ठीक इसी तरीके से बराबरी की बात करते थे जो इनको नहीं पसंद था, क्योंकि फासिस्ट एक कास्ट है जो 3% 3.5% है ब्राह्मण, और वो अपने ब्राह्मणिज्म को पूरे देश में लागू करने की जद्दोजहद वो कर रहे थे और कर रहे हैं। तो इसलिए उनको बराबरी की बात पसंद नहीं आती थी, जिसकी वजह से वो खफा थे। और जैसे कि गांधी जी के अंदर एक चीज और थी, जो गरीबों के साथ उनके जो है खुद के आइडेंटिफाई वो गरीबों के साथ करते थे जो इनको नहीं पसंद था। और इसी तरीके से कुछ चीजें गांधी जी के हैं जो इनके खिलाफ होता था, और यही वजह थी कि इनके ऊपर नाराज थे और इनको कत्ल किया। हालांकि एक मुल्क के अंदर जो हमारे पॉलिटिक्स है, उसको हिस्ट्री पॉलिटिक्स ने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे देश के माहौल को पूरा बिगाड़ा है। क्योंकि उनके कत्ल के बाद एक नैरेटिव इस तरीके से पूरे देश में सेट किया गया था कि ये गांधी जी को जो मारा है किसी एक शख्स ने मारा, इंडिविजुअल एक पर्सन ने मारा है, क्योंकि उनको गुस्सा था, उनको नाराजगी थी कि गांधी जी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए रिलीज करने की हिमायत की। एक झूठ नैरेटिव है। ठीक इसी तरीके से फिर ये भी बोलते हैं कुछ लोग, जहां पे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती है, दंगा होता है, नुकसान दोनों का होता है, लेकिन गांधी मुसलमान के साथ खड़े होते हैं, उनके फेवर में बात करते हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान जो बना है उसके खिलाफ है, कि हिंदुस्तान एक देश है, इसमें बंटवारा हो गया, तो क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ है, इसलिए वो नाराज थे और इसीलिए गांधी जी का कत्ल किया। हालांकि ये बिल्कुल एक झूठ नैरेटिव है। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये झूठ नैरेटिव ये क्यों चला रहे हैं। हमारी हिस्ट्री को ये जो चेंज करना चाहते हैं, उसमें जो झूठ को दाखिल करना चाहते हैं, उसका एक ही मकसद है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर उनको हमला करना है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये इनके लिए बहुत ही एक आजाददेह चीज है। ये नहीं चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन बने। वजह क्या? क्योंकि इनको बराबरी नहीं पसंद थी, इनको मनुस्मृति, जैसे कि पहले ब्राह्मणिज्म थे, उसमें एक जात थे, 3 या 3.5% के लोग थे जो पूरे देश को गुलाम बना के रखे थे। दलित हो, महादलित हो, कोई भी हो, जितने जात है सब सारे जाति को वो नीचे रखे हुए थे, सबको गुलाम बना के रखे हुए थे। वो उनका मिजाज, उनकी चाहत यही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन ना बने और वही निजाम दोबारा फिर चालू हो जाए। तो ये जो ब्राह्मण लोगों का जो मतलब ये फासिस्टों का जो कोशिश है, उसके खिलाफ ये कॉन्स्टिट्यूशन जा रहा था, जिसकी वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ होते थे। गांधी जी के बारे में हमें सोचना होगा कि उनको जब कत्ल किया उसके पीछे क्या वजह है, क्या वजूहात है, क्या रीजन है, क्यों उनके कत्ल किया गया। तो सिर्फ एक ही चीज है कि वो सबकी बात करते थे, और जो ब्राह्मण है
जो फासिस्ट कास्ट है वो सिर्फ अपनी बात करते हैं, अपने को ही ऊपर रखते हैं, बाकी दुनिया के जितने लोग हैं उनको नीचे रखते हैं, उनको गुलाम समझते हैं। क्योंकि 1923 में हिंदू महासभा की तरफ से एक कमेंट आया था ये कि मुसलमान और हिंदू अलग अलग कौम है, ये एक साथ नहीं रह सकते, एक जगह पे नहीं रह सकते। और उसके बाद से देश के अंदर, पूरे देश के अंदर एक नैरेटिव ये सेट किया गया कि मुसलमान मलीच है, मुसलमान अनक्लीन है और ये गलत लोग हैं, इनके साथ हमारा उठना बैठना, इनके साथ रहना सहना कुछ नहीं हो सकता, यानी एक देश में भी नहीं रह सकते। क्या मतलब? मतलब ये कि मुसलमान की इस देश में कोई जरूरत नहीं है, मुसलमान यहां से निकल जाए। तो ये उनका मकसद था। तो इस तरीके से ये पार्टी, ये संगठन काम करते हैं। और जैसे कि नॉन वायलेंस की बात कर रहे हैं, तो महात्मा गांधी वो नॉन वायलेंस की बात करते थे, लेकिन इनका जो मतलब संगठन है उसमें जो कैडर्स है वो एक पैरामिलिट्री फोर्स है, एक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो हर मामला को, हर मसला को हल करने का जो है वायलेंट के जरिए हल करने का तरीका बताते हैं, सिखाते हैं, उनको तरगीब दी जाती है। तो इस लिहाज से गांधी जी के जो 4-5 पॉइंट है, मेन पॉइंट जो मैंने लिया है, तो बराबरी की बात तो यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि उसमें ऊंच नीच होना चाहिए। ठीक इसी तरीके से वायलेंट इनके इसमें है, वायलेंट के जरिए सब कुछ करना है, और उधर ये था कि मतलब इसके खिलाफ है। ठीक इसी तरह से गरीबों के मसीहा बनना है, गरीबों के साथ खुद को आइडेंटिफाई करना है, तो ये चीज इनके लिए बहुत ही नागवार गुजरता है। तो हर तरह से गांधी जी के वो खिलाफ इस टाइप से होता है और उनका कत्ल करते हैं। लेकिन गांधी जी के कत्ल के बाद नुकसान देश का भी होता है। गांधी जी के कत्ल करने के बाद जो है ये कोशिश करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन देश में ना बने। तो ये लोग बड़े खुश थे कि गांधी जी मर गया, अब कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली होगा वहां पे गांधी जी नहीं होंगे और हम लोग अपने हिसाब से मर्जी के हिसाब से हम कॉन्स्टिट्यूशन को बना सकते हैं। हो सकता है कि मनुस्मृति को भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते, लागू कर सकते हैं। और उसी दौरान अंबेडकर को, डॉक्टर अंबेडकर को इन लोगों ने बड़ी चालाकी से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से बाहर कर दिया। और ये बोल भी रहे थे, नेहरू और पटेल ये बोल भी रहे थे कि डॉक्टर अंबेडकर के लिए असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के दरवाजा तो दरवाजा उनके लिए रोशनदान तक के हमने बंद कर दिया। अब वो ना यहाँ पे एंट्री कर पाएंगे और ना अपने तरीके से वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई राय रख पाएंगे, ना कॉन्स्टिट्यूशन बना पाएंगे। लेकिन उस वक्त भी जैसा कि गांधी जी जब अफ्रीका से वापस आए थे इंडिया में, मुसलमानों ने उनको अपनाया था और मुसलमानों ने उनको पूरा ताउन किया था, उनको चेयरमैन बनाया था खिलाफत आंदोलन का। ठीक उसी तरीके से जब फिर दोबारा देश डगमगाया और खतरे में आया तो मुसलमानों ने फिर साथ दिया। फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर मुसलमानों में से मुस्लिम लीग के चीफ मिनिस्टर थे मौलवी फजलुल हक साहब, फजलुल हक चौधरी साहब। उन्होंने अपने अकल का इस्तेमाल किया, उन्होंने अपना तरीका अपनाया और उन्होंने खुलना, जो आज की मतलब शायद बांग्लादेश में पड़ता है खुलना, तो खुलना के एक सीट था, वहां पे अपने पार्टी के मेंबर को रिजाइन कराया, रिजाइन करा के फिर उनको वहां पे इलेक्शन में बाय इलेक्शन के जरिए उनको असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन में फिर लिया है। और डॉक्टर अंबेडकर जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आए तो फिर यहाँ पे मुसलमान के ताउन और मदद के जरिए ही वहां तक के पहुंचे। उसके बाद यहाँ पे जो बना कॉन्स्टिट्यूशन बना, वहां पे यह था कि बराबरी की बात है और फ्रीडम की बात है। यहाँ पे हर मजहब को अपना अपना हक दिया गया, मुसलमान को माइनॉरिटी का हक दिया गया। अब मुसलमान जो माइनॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशनल माइनॉरिटी है, या इसे मतलब बोलने वाले नहीं, क्योंकि मुसलमान के तालीम, मुसलमान के तहजीब, मुसलमान के तमद्दुन के तहफ़्फ़ुज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। अब उस लिहाज से मुसलमान एक माइनॉरिटी कौम है हिंदुस्तान के अंदर। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे बराबरी का हक दिया, तो वहां पे उसके बाद भी इन लोगों ने अपनी ताकत इस्तेमाल किया। 1950 में इन लोगों ने अपने तरफ से एक कानून बना दिया कि मुस्लिम और क्रिश्चियन के अलावा बाकी सबको रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन क्रिश्चियन और मुसलमान को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। कोई भी कानून बनता है, पास होता है, आपको मालूम है, या तो पार्लियामेंट से होता है, ऑडियंस के जरिए होता है, या तो फिर
दूसरा तरीका होता है जैसे कि कोर्ट के जरिए होता है, इस तरीके से होता है। लेकिन इन लोगों का जो कानून है ये ऐसा ही बना दिया और बाद में जाकर जुडिशनल सपोर्ट के जरिए इसको कंफर्मेशन भी दिला दिया। ये एक गद्दारी की, जबकि उसी टाइम 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, बनने के बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन को हत्या करना इन्होंने शुरू कर दिया था। कॉन्स्टिट्यूशन को ये नकार रहे थे उसी वक्त से। उसके बाद सिर्फ हमारे साथ ही ऐसा हुआ, ऐसा नहीं, शेड्यूल कास्ट को आप ले लीजिए, शेड्यूल ट्राइब को आप ले लीजिए, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। 1956 में एक कानून पास होता है जिसमें यह होता है कि ये बहुत ही गरीब है, बैकवर्ड लोग हैं, इनके लिए जॉब की रिजर्वेशन होता है और पॉलिटिक्स का भी होता है। तो जॉब का जो रिजर्वेशन होता है वो परमानेंट होता है और जो पॉलिटिक्स का होता है वो वाले 10 इयर्स के लिए होते हैं। एक लिमिट होता है, एक मियाद होता है 10 साल की। तो ये चलता आ रहा था, लेकिन अभी आपने देखा कि पूरे देश के अंदर एक नैरेटिव सेट किया गया कि वो जॉब का जो रिजर्वेशन था इनका वो सिर्फ 10 साल के लिए था। एक नैरेटिव चला रहे, हालांकि ये झूठ है। और जो इलेक्शन जो पॉलिटिक्स का है, ये पॉलिटिक्स का 10 साल का था, इसके मियाद को बढ़ाते जा रहे, इसको परमानेंट कर दिया। वजह परमानेंट करने के पीछे भी एक वजह है, वो वजह यह है कि जब तक के इनको ये पॉलिटिक्स को मतलब मियाद को बढ़ाते जाएंगे तब तक इनको अपनी जाती फायदा होगा। वहां पे एजेंट पैदा करेंगे, वहां पे ब्रोकर्स पैदा करेंगे, और जब वहां से एजेंट और ब्रोकर्स बन के लोगों का वोट लाएंगे, दलित और महादलित के बाकी लोगों के जो वोट ओबीसी के वोट लाएंगे, तो उससे इनको यह फायदा होगा कि असेंबली के अंदर ये जब बन के जाएंगे, मेंबर बन के जाएंगे, तो वहां पे इनको इनके जरिए वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमला कर सकते हैं, नया नया कानून ला सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं 2014 के बाद से बेहिसाब कानून आ रहे हैं, और कानून लाने के जो रूल है, जो रेगुलेशन है, उस रेगुलेशन का सत्यानाश कर रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है किसी रेगुलेशन की। तो ये चीजें जो इन्होंने शुरू की है बहुत ही नुकसानदेह है, ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। हमें यह सोचना है कि हमारे जो आबा आजादों ने देश को आजाद किया, सबसे ज्यादा कुर्बानी हमारे आबा आजादों ने किया है। तो उसके बाद देश आजाद होता है, देश आजाद होने के बाद हमें जो सेकंड क्लास के नागरिक बना देते हैं, हम सबर कर लेते हैं। उसके बाद से जो है सैकड़ों हजारों दंगाएं होते हैं जहां पे निर्दोष मुसलमान को मारा जाता है, हम सबर कर लेते हैं। हमें जॉब से, एजुकेशन से, रिजर्वेशन से बाहर निकाल देते हैं, हम सबर कर लेते हैं। हमें कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता, उसमें भी हम सबर कर लेते हैं। हमें इज्जत नहीं मिल रही है, उसमें भी हम सबर कर लेते हैं। हमारी मस्जिद के, हमारे वक्त के जमीन को ये छीन रहे हैं, उसमें भी हम सबर करते हैं। हमारे माँ बहनों पर ये अत्याचार करते हैं, उसको भी हम सबर कर लेते हैं। हर जगह हम सबर करते हैं। और पॉलिटिक्स से हमें दूर रखा, हमें पॉलिटिक्स कोई पावर हमें नहीं दिया गया। कोई हम ये नहीं कह सकते हमारे सीएम बनेंगे, हम ये नहीं कह सकते हमारे पीएम बनेंगे, हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे डिप्टी सीएम ही बन जाएंगे। पॉलिटिकल पावर को हमसे छीन लिया गया, उसमें भी हमने सबर किया। अगर इस तरीके से हम सबर करते रहेंगे तो आप लोग जैसे कि देखा कि एनआरसी और सीए का मामला आया, यानी आपको सेकंड क्लास के जब बना दिया उसके बाद भी आपने सबर कर लिया, तो इन्होंने सोचा कि ये मुर्दा कौम है, इनको कुछ नहीं पाता, इनके लिए इनके मुकद्दर को लिखने वाला हम हैं, हम जो डिसाइड करेंगे वही इनको मानना है। यही सोचकर उन्होंने सीए और एनआरसी को ले आया। यानी अगर आप सेकंड क्लास के बन सकते हैं तो आप देश से बाहर भी हो सकते हैं, उसमें भी आप सबर कर लेंगे। और हमारे मुसलमान जो लीडर्स हैं वो हमें सिखाते हैं कि आपको सबर करना चाहिए, सबर यकीनन करना चाहिए, लेकिन हमें उस जगह को जानना है, समझना है कि किस जगह पे हमें सबर करना है, किस जगह पे हमें लड़ना है। ये दोनों चीज हमारे लिए है। तो एसडीपीआई पार्टी जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो हमारी ये पार्टी है, ये इनका नारा है, आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कि भूख से आजादी, खौफ से आजादी, खौफ से आजादी और भूख से आजादी। आज देश के अंदर माहौल क्या है आप लोग जानते हैं, इतना खौफ भरा हुआ है, चारों तरफ इतना डर है कि अपना नाम बताने में भी लोग डरते हैं। अगर मुसलमान है तो ये सोचते हैं कि मुसलमान नाम सुन के हो सकता है मेरे साथ ज्यादती हो। अगर कोई दलित है, महादलित है, तो वो भी अपने नाम बताने में डरते हैं कि नाम बता देंगे, टाइटल बता देंगे तो हमारा पहचान हो जाएगा और हो सकता है कि हमारे ऊपर हमला हो, हमारे साथ नाइंसाफी हो जाए।
तो ये चीज, ये खौफ जो देश के अंदर पैदा किया, आरएसएस के मैंने बोला था कि पैरामिलिट्री फोर्स है, इनके पैरामिलिट्री एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनका मकसद ही यह है कि पूरे देश के अंदर खौफ को पैदा करें, लोगों को डराए धमकाए, और लोगों को डरा धमका के वो अपने मनमानी से अपना जो वो चाहते हैं ब्राह्मणिज्म को जो वो लागू करना चाहते हैं, इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, उसमें वो कामयाब होना चाहते हैं। तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं अगर हम खौफ में जीते हैं। इसीलिए एसडीपीआई पार्टी का नारा है कि हमें खौफ से आजादी चाहिए, हमें खौफ नहीं करना है किसी से, हमें कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चलना है, हमें लीगल तरीके से चलना है। अगर इलीगल कोई हमारे सामने आता है तो उनको लीगल तरीके से जवाब देना है, हमें डर के नहीं रहना है। अगर देश उनका है तो देश हमारा भी है। अगर देश के अंदर आजादी की बात आई तो आप आज भी दिल्ली पे जाते हैं आप लोग तो इंडिया गेट में आप देख सकते हैं 60% है वो वहां पे शहीद है जो मुसलमान है। अभी तो एक नया फैशन भी निकला है कि शहीदों का नाम मिटाया जा रहा है, केरला से भी मिटाया जा रहा है, दिल्ली से भी मिटाया जा रहा है, पता नहीं कहां से मिटा रहे हैं कि शहीदों का नाम मिटा दिया जाए, सिर्फ वहां पे वही लोग हो जो दलाल लोग। सावरकर या हेडगवार को ले लीजिए, हेडगवार है, गोलवलकर है, ये आरएसएस के सावरकर हिंदू महासभा में थे। तो इनका जो सोच है ये यही है कि ब्राह्मणिज्म को दोबारा से लागू करें, और कॉन्स्टिट्यूशन को तो बिल्कुल इनको मंजूर ही नहीं। इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना भी दिया, मनुस्मृति। वो चाहते हैं कि जैसे ही हमें ताकत में पावरफुल हो जाए तो मनुस्मृति हम लागू करेंगे और इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम खत्म करेंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे मुसलमानों के ताउन से बनी है तो इसकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी और इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी, ठीक इसी तरीके से अगर देश सेकुलर बना है, सेकुलर मुसलमानों ने बनाया है, तो उसको भी लागू करने की जिम्मेदारी और हक और इंसाफ को कायम करने की जिम्मेदारी और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की जिम्मेदारी एसडीपीआई पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी समझकर लिया है। और वो हर जगह, हर मरहले पे जहाँ पे किसी भी इंसान के साथ जुल्म होता है, नाइंसाफी होती है, उसके खिलाफ खड़े होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पहले भी सुना, हमारे प्रेसिडेंट साहब बता रहे थे कि किस तरीके से जुल्म हो रहा है। अगर त्रिपुरा का उन्होंने नाम लिया तो त्रिपुरा में भी एसडीपीआई पार्टी के लोग वहां पे जाते हैं, जाके वहां पे खड़े होते हैं। यूपी की बात इन्होंने की, वहां भी सेम यही है। आसाम के अंदर जैसे कि इन्होंने बताया कि दरंग सिपाझार के बारे में जो बताया, वहां पे भी एसडीपीआई पार्टी ही जाके खड़ा हुआ। तो हमारी ये पार्टी जो है ये शख्सियत परस्ती पार्टी नहीं है, जैसे कि और पार्टियों में है कि शख्सियत परस्ती पार्टी होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ छोटा आदमी भी एक लीडर बन सकता है और बड़ा आदमी भी एक मामूली इंसान बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो कुछ तय होता है, जैसे कि अभी एक फैशन है इंडिया के अंदर कि कानून क्या बनेगा और कानून के ऊपर अमल क्या करना है, क्या नहीं करना, उसके बिल्कुल बरखिलाफ काम होता है। लेकिन हमारे जो पार्टी है, हमारे पार्टी 100% कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काम करती है और इनका मकसद ही यह है कि 100% हमें कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कराना है। और कॉन्स्टिट्यूशन अगर लागू हो जाता है तो यकीन माने कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा है कि दुनिया की किसी भी कंट्री में आप चले जाए, यह कॉन्स्टिट्यूशन सबको जो बराबरी का हक देता है और कहीं पे नहीं मिलेगा, हर तरह से। आज हिंदुस्तान के अंदर प्रशासन को आप ले लीजिए, पुलिस को ले लीजिए, एक हवलदार दारोगा से डरते हैं, एक दारोगा फिर उसके ऊपर वाले से डरते हैं, फिर सीएम डीएम से डरते हैं, फिर एसडीएम से, इसी तरीके से ऊपर तक के जो है एक दूसरे प्रशासन से डरते रहते हैं। और जो सबसे ऊपर बैठे हैं प्रशासन में वो फिर पॉलिटिकल पार्टी से डरते हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता उससे डरते हैं, वो नेता फिर नागपुर और पुणे से डरते हैं, यानी आरएसएस के ऑफिस से डरते हैं। वो कुछ नहीं कर सकता, सब उनके पास है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, बोल नहीं सकता। तो ये जो हालात है देश का, उसके बदलने की जिम्मेदारी एसडीपीआई ने ली है अल्हम्दुलिल्लाह, और करके भी दिखा रहे हैं। बहुत सारे जगह पे ऐसा हुआ कि वहां पे आमना सामने एसडीपीआई से हुआ तो एसडीपीआई वहां पे जीत कर भी दिखाया, इंसाफ दिलाकर भी दिखाया है। और यही वजह है कि एसडीपीआई पार्टी, जो पार्टी अभी तक के हिंदुस्तान में पूरी तरीके से नहीं फैले, लोग इतने नहीं जाने, उसके बावजूद अगर बीजेपी के सामने कोई पार्टी है जिसको लेकर उनके सरदर्दी है, जिसको लेकर उनको टेंशन है, वो एसडीपीआई पार्टी है।
अभी यूपी का आप ले लीजिए, यूपी में इलेक्शन होने जा रहा है। इस इलेक्शन में अगर इनको टेंशन, हम सिर्फ 4 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं लेकिन उनको हजम नहीं हो रहा है। वजह क्या? वजह यह है कि इनको पता है कि ये हमारे खिलाफ है। अभी आप कहेंगे कि मतलब एसपी, बीएसपी और दीगर पार्टियां वो खिलाफ नहीं है, मैं कहूँगा बिल्कुल खिलाफ नहीं है, वो उनके साथी है। और इसके प्रूफ हम इस तरीके से कर सकते हैं, जब राम मंदिर में मूर्ति बनाने की बात आई, ऊंची मूर्ति बनाई जाएगी, जब ये बात आई है, उसी टाइम पे अखिलेश ये आवाज देते हैं सब हिंदुत्व के साथ कि हम परशुराम जी के मूर्ति बनाएंगे 108 फीट ऊंचा। फिर उनको लगा ये तो कम हो गया, बीजेपी से ज्यादा होना है, हमें कंपटीशन करना है, तो उन्होंने फिर दूसरे दिन बयान देते कि हम 3 शहर में बनाएंगे। तो ये देश के लिए काम कर रहे हैं? देश के लिए तो काम बिल्कुल नहीं हो रहा है ना ये। फिर मायावती जी को गुस्सा आता है कि ये लोग तो भाई वो तो राम मंदिर में मूर्ति बना देंगे, अखिलेश परशुराम जी की मूर्ति 3 जिला में बना देंगे। तो मायावती जी बोलते हम तो हर शहर में बनाएंगे। अब बताइए, ये वो लोग जो अपने कंपटीशन, अपने जिद को पूरा करने के लिए काम करते हैं, वो हमारे लिए क्या काम करेंगे? एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, अब देखिए किस तरीके के हैं। आज प्राइवेटेशन हो रहा है इस तरीके से, जैसे जॉब के लिए आप कहाँ जाएंगे? जिनको रिजर्वेशन है वो कहाँ जाएंगे? और जैसे हम लोगों का रिजर्वेशन नहीं है, हम अपने काबिलियत से जाएंगे तो जॉब करने के लिए जाएंगे कहाँ? हर चीज की तो प्राइवेटेशन हो रही है। रेलवे प्राइवेट हो गया, फ्लाइट्स प्राइवेट हो गया, स्टेशन, एयरपोर्ट्स, इसी तरीके से अभी गैस, फिर पेट्रोल, हर जगह तो प्राइवेटेशन कर दी इन्होंने। तो जॉब कहाँ मिलेगा? हमें जॉब भी नहीं मिल सकती। और जहाँ तक एजुकेशन की बात है तो वो स्कूल में ऐसा सिस्टम कर दिया कि सरकारी स्कूलों में जो सिलेबस पढ़ाई जाती है प्राइवेट में वो नहीं पढ़ाई जाती। और प्राइवेट में कौन पढ़ते हैं? वो बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, और गरीब के बच्चे सरकारी में। और सरकारी में वो तालीम नहीं है जो तालीम अभी जरूरत है हमें। अभी डिजिटल दुनिया में जो हमें तालीम चाहिए वो सरकारी स्कूल में नहीं है, प्राइवेट में है। अभी एक ताज़ा रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट के जरिए ये मालूम होता है कि 86% लोग हिंदुस्तान के अंदर गरीब से गरीब होते जा रहे हैं, दिन ब दिन वो गरीबी ही होते जा रहे हैं। और 14% लोग जो अमीर थे और अमीर होते जा रहे हैं। अब ये स्कूल में जो शिक्षा, सही शिक्षा मिलता है, यही 14% को मिलता है। इलाज की बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको मिलता है, सरकारी में 86% लोगों को कोई इलाज नहीं मिलता और ना वहां पे इलाज करा सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो यही 14% लोग हैं जो वोट लेते हैं, लेने का हक रखते हैं, और 86% लोग वो है जो वोट लेने का हक नहीं रखता, सिर्फ दे सकता है। अभी आप देखते हैं कि इंडिया के अंदर जब भी इलेक्शन होता है कि जात के ऊपर, जात के बिना पर जो लोगों को टिकट मिल रहा है, और जात भी इन्होंने खरीद के रखा। क्योंकि 1956 में इन्होंने एक बात कही थी कि हिंदुस्तान के अंदर क्रिश्चियन और मुस्लिम के अलावा जितने लोग हैं सारे हिंदू हैं, सबके हिंदू नाम दे दिया। जबकि हिंदुस्तान के अंदर 4535 जातियां हैं और उसमें अलग अलग धर्म हैं। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि तमिलनाडु में लिंगायत धर्म, वो अपने धर्म के लिए लड़ रहे थे, वो अपने आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे थे कि हम हिंदू नहीं है, हम लिंगायत है, हमें स्वीकृति दिया जाए। लेकिन सरकार इसके खिलाफ काम कर रही थी, आखिर वो जीत गए। ठीक इसी तरीके से शेड्यूल ट्राइब भी लड़ रहे हैं अपने आप को हिंदू से अलग करने के, लेकिन ये अलग नहीं करते हैं। 86% लोगों को, यानी मुस्लिम और क्रिश्चियन को छोड़कर जितने लोग हैं सबके हिंदू बना दिए इन्होंने अपने फायदे के लिए। तो जो वोट लेते हैं ये 14% लोग ही वोट लेते हैं। ये हमें शोषण वोट लेके भी करते हैं और बाकी तिजारत कारोबार करके भी लेते हैं। एसडीपीआई पार्टी एक वो पार्टी है जो मजलूम का पार्टी है। मैंने खौफ के बारे में बताया। उसके बाद भूख से आज़ादी, भूख से आज़ादी के अंदर कई चीजें आती हैं, रोटी, मकान, कपड़ा और हेल्थ, उसमें एजुकेशन, 5 चीजें आ जाती हैं।
रोटी मकान कपड़ा, ये भी यानी रोजगार का जो रास्ता ये बंद कर रहे हैं हुकूमत, इस हुकूमत के जो बंद किया हुआ रास्ता, उस रास्ता को खोलने की कोशिश में एसडीपीआई काम कर रही है। यानी रोटी मकान कपड़ा ये हमें देश से मिलना है और लेके छोड़ना है, उस हिसाब से काम हो रहा है। इसके बाद जो हेल्थ और एजुकेशन की बात है तो वो भी इसमें शामिल होता है। तो एसडीपीआई पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो बेखौफ निडर होके काम करते हैं, निडर होके सवाल उठाते हैं, निडर होके पूरे देश के अंदर, इसी यही वजह है कि पूरे देश के अंदर आज एसडीपीआई की नारा है और चारों तरफ एसडीपीआई अभी 22 स्टेट्स पे एसडीपीआई की कैडर्स है और काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द कामयाबी हमें हासिल होगी, हमें उम्मीद है। और एसडीपीआई पार्टी अपने जाती फायदे के लिए काम नहीं करते। इलेक्शन ये जो पॉलिटिक्स है तो ये अपने तिजारत, पॉलिटिक्स को अपनी तिजारत नहीं समझते, पैसे कमाने के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि ये इसलिए करते हैं, अल्लाह के लिए करते हैं कि जिनको हक मिलना चाहिए उनको हक मिले, उसके लिए काम करते हैं, जालिम को रुकने के लिए काम करते हैं। ये एक इस तरीके से सोच है जैसे गांधी जी के रेलेवेंस है, 4-5 रेलेवेंस मैंने बताया था, उसी तरीके से हमारे इस्लामिक भी रेलेवेंस कुछ हैं। तो उन दोनों को मिला के हम देखते हैं एक जैसा ही होता है। तो हमारे जो उसूल है वो इस्लामिक उसूल है, इस्लामिक उसूल से हम काम करते हैं। और ऐसा भी नहीं कि ये मुसलमान की पार्टी है और ये मुसलमान लोग ही इलेक्शन में लड़ेंगे, मुसलमान ही वोट डालेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हमारे साथ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब भी है, ये सब की पार्टियां हैं। हर उस इंसान की ये पार्टी है जो मजलूम है, जिसे डराया जाता है, जिसे हक नहीं मिलता है, हर उस आदमी की ये पार्टी है। और मैंने बताया पहले भी कि हमारे यहाँ पे लीडर्स अपने आप नहीं बनते, जैसे कि दूसरे पार्टियों में अपने आप बन जाते हैं, हमारे यहाँ अपने आप नहीं बनते। हमारे यहाँ जो लीडर बनते हैं उनको नीचे के लोग वोट डाल के उनको बनाते हैं, और वो भी सिर्फ 3 साल के लिए बनते हैं। 3 साल के लिए हमारे लीडर बनते हैं, 3 साल के बाद फिर दोबारा इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन में फिर हो सकता है दूसरा आदमी आ जाए, और अक्सर यही होता है कि दूसरे आदमी आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे शख्सियत परस्ती नहीं है। हमारे यहाँ पे जो सारे आदमी एक बराबर की ताकत रखते हैं, सब बराबर है, छोटे बड़े कोई नहीं है, और जात पात की तो कोई बात ही नहीं। अगर जात पात की बात होती तो शेड्यूल कास्ट और ट्राइब हमारे साथ नहीं होते, तो वो भी हमारे साथ है। तो इस पार्टी को आगे ले जाने का मकसद यही है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जिस तरीके से ये लोग तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं उसे रोकना है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा तो हमारे हालत बदलेगी और देश के अंदर जो डर और खौफ का माहौल है ये खत्म होगा, चैन का माहौल पैदा होगा। और उसके बाद जो तालीम और शिक्षा में हम लोग पीछे हैं उसमें भी, और जो पॉलिटिक्स में जो डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है उसको भी रुकने का काम यही कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए होगा। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है सबसे पहले का, और इसके लिए जद्दोजहद हमें करना है। हमारे आबा आजादों ने देश को आजाद किया, जाने दी, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन भी सही नहीं बन रहे थे, उसमें भी अपने जो फैसिलिटेशन के जरिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनवाया, वहां पे अंबेडकर को लाया, बना, अब देश को आजाद भी कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे फेवर में है वो भी बना के हमें दे दिया। उसके बावजूद अगर हम नाकाम होते हैं, उसके बावजूद अगर हमारी हालत बर्मा जैसे होता है, म्यांमार जैसे होता है, तो अफसोस, बहुत ही अफसोस की बात है। हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करने की ज़रूरत है। अगर आबा आज़ादों ने हमें दिया है तो उसे हम हिफाजत करें उसकी, और उसे ढाल बना के अपने आप को आगे लेके चले, ये हमारा मकसद होना चाहिए। और इसी तरीके से हमें पार्टी से जुड़कर काम भी करना चाहिए। पार्टी से जुड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि पूरी जिम्मेदारी हमने उठा ली और पूरा मुझे ही करना है। पार्टी में आप कई तरह से शामिल हो सकते हैं, मेंबर के हिसाब से भी आप शामिल हो सकते हैं, और उसके बाद आप 60 से भी रह सकते हैं। कुल मिला के हमारी जो सोच है, जैसे हिंदुत्व के एक सोच आरएसएस ने डाल दिया लोगों के जहन के अंदर, ठीक उसी तरीके से हमारे अंदर एक सोच आनी चाहिए, जिस उसके खिलाफ एक सोच होनी चाहिए कि मतलब हम वो लोग हैं जो देश को कामयाबी की तरफ ले जाएंगे। हमने तो इस वक्त देश को उन लोगों के हाथ में
मतलब किसी भी तरीके से उन लोगों ने कब्जा लिया हमारे देश को, जो देश का दुश्मन है, देश के आवाम का दुश्मन है, हमारे दुश्मन है, सबके दुश्मन है, उसके बावजूद वो हुकूमत को कब्जा करके बैठे। तो उनको ये बताना पड़ेगा कि देश में हम लोग, और हमारी पार्टी की यही बात है, हमारी पार्टी बेखौफ से यही बताते हैं कि आप ये ना सोचे कि हम लोग सो रहे हैं या हम मुर्दे हैं। हम सब समझते हैं और सब देख भी रहे हैं, और हम जवाब देने के लिए हर वक्त हम तैयार भी हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा मेरा मकसद। और गांधी जी का जो असैसिनेशन डे जो है, ये मकसद असैसिनेशन डे के अंदर ये है कि मतलब जिस तरीके से गांधी जी को ख़त्म किया, तो इसी तरीके से देश के और लोगों को भी ख़त्म कर रहे हैं और हमें भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ख़त्म ना हो, ख़त्म होने से पहले हम अपने आप को बचा ले, हमारे भाइयों को बचा ले, हमारे देश को बचा ले, कॉन्स्टिट्यूशन को बचा ले। इसी उम्मीद से मैं अपनी स्पीच को खत्म करता हूँ।